वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो आज हम मध्य प्रदेश पुलिस के लिए फिर से जीके के महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। तो आप सभी लोग बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। बड़े ही धांसू प्रश्न है बंधुओं, और रट डालो इन सभी प्रश्नों को। अति अति संभावित है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय अग्रवाल एग्जाम गाइड बुक एंड इस बुक में भाई 3000 प्लस प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि टॉपिक वाइज है। एमपीजीके के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है। चलिए शुरू करते हैं। नीचे दी गई लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं या फिर ऑफलाइन मार्केट से भी इसे खरीद सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है? वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। अगर वर्तमान की बात हो रही है कि वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है, तो हमेशा याद रखना कि वर्तमान में जो हैदराबाद है ना मेरे बंधु, वर्तमान में जो हैदराबाद है, ये न तो केवल आंध्र प्रदेश की राजधानी है, न केवल तेलंगाना की, बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी है वर्तमान में हैदराबाद। ओके। और आगे चलकर आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है अमरावती। आगे चलकर आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित है अमरावती मेरे बंधु। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया थे। कौन? पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अब पट्टाभी सीतारमैया तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल कौन? मध्य प्रदेश के फर्स्ट फर्स्ट सीएम थे मेरे भैया। कौन थे? फर्स्ट सीएम थे। तो वहीं पर हर विनायक पाटस्कर कौन थे? ये मध्य प्रदेश के सेकंड राज्यपाल थे। ओके, मध्य प्रदेश के सेकंड राज्यपाल थे। कौन? हमारे विनायक पाटस्कर। ओके, हर विनायक पाटस्कर। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं या संसद के प्रमुख होते हैं? सरकार के प्रमुख होते हैं या न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, भारत के राष्ट्रपति ये प्रमुख होते हैं मेरे भैया किसके? राज्य के प्रमुख होते हैं। ओके, भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ओके, और इसी के साथ साथ भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख तो होता ही होता है। राज्य का प्रमुख तो होता ही होता है, और यह तीनों सेनाओं का सैन्य कमांडर भी होता है, और भारत का प्रथम व्यक्ति भी होता है, प्रथम नागरिक भी जो है कौन? भारत का राष्ट्रपति ही होता है। इज दैट क्लियर? और एक बात और हमेशा याद रखना कि भारत का राष्ट्रपति ही है जो राज्यपालों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और सीएजी की नियुक्ति भी करता है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन? हमारा राष्ट्रपति ही करता है। इसी के साथ साथ ये तो हुई राष्ट्रपति के बारे में पूरी की पूरी बात है। ओके, अब है सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख होता है पीएम। ओके, प्रधानमंत्री किसका? प्रधानमंत्री भैया सरकार का प्रमुख होता है। और राज्य का प्रमुख कौन? हमारा राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है। दोनों में अंतर यह है। ओके, अगला प्रश्न है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग या सबसे अधिक घनी आबादी वाला इनमें से वर्ग कौन सा है दिए गए विकल्पों में से? सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग निम्न में से कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनी आबादी वाला वर्ग इन दिए गए विकल्पों में से है भील। क्या है? भील। ओके, आगे बढ़े। विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं मेरे धुरंधरों? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करोगे। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं बताने वाला आपको, क्योंकि आपसे ये प्रश्न बहुत ज्यादा गलत होता है। हाँ, लेकिन मैं इतना क्लू दे सकता हूँ आपको, इतना क्लू दे सकता हूँ कि 7 केंद्र शासित प्रदेश अब नहीं है। जम्मू कश्मीर का कुछ हुआ था, वहां से धारा 370 का कुछ हुआ था, हटा दी गई थी, तो जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया। ओके, अब बताओ आप कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य कितने हैं ये भी बताओगे, राज्य कितने हैं। ओके, अगला प्रश्न है
कि भारत के उस एकमात्र प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो अपने कार्यकाल के दौरान कभी भी संसद ही नहीं गए थे। कौन से हैं जो कभी भैया संसद ही नहीं गए थे? अब आप लोग डिसाइड करो। कुछ लोग कह रहे हैं 8, कुछ लोग कह रहे हैं 9। बहुत बढ़िया। तो आपको बता दूं बिल्कुल परफेक्ट, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य कितने हैं? 28। ओके, 29 नहीं है भैया, 28 राज्य हैं। तो हमेशा याद रखना, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे इस भारत देश के जो कभी भी क्या है, संसद ही नहीं गए थे महाराज। महाराज कभी भी संसद ही नहीं गए। तो इनका नाम है चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के लौह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से किनको जाना जाता है? बिल्कुल, देखिए हर किसी का आंसर सही आ रहा है, चाहे तो शीतल हो, मनु हो, राजकुमार हो, सर बोस हो, हरि सिंह राजपूत हो, सौरव राठौर, पिंकी अहिरवार, सुमन तिवारी, संजय वर्मा, देवेन मोरे, अंजलि रेणु, प्रतिभा सीताराम, विजेंद्र, वेदंती बुंदेला। आपको ब्लू कर दिया है, पिंकी अहिरवार, मनु कुमी। बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ओके, लौह पुरुष कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो है क्या कहा जाता है? इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या? इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इनको भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क और भारत का लौह पुरुष दोनों ही भैया इनको कहा जाता है। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बंधु। तो हमेशा याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है ना, गौतम बुद्ध का जन्म यह कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। विकल्प बी इसका सही जवाब है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनका जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कब हुआ? तो भैया इनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। समय पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और वहीं पर इन्होंने क्या है भाई, 80 वर्ष की आयु में, कहां पर? कुशीनगर में, 483 ईसा पूर्व में। 563 में जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या है, मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध धर्म में क्या है, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। अगला प्रश्न है, किसको जो है भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि भारत का मैनचेस्टर, बिल्कुल बहुत बढ़िया, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? तो बंधु भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। ओके, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब आप बताएंगे कि पीथमपुर को क्या कहा जाता है? पीथमपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, पीथमपुर मध्य प्रदेश के कहाँ पर, कौन से जिले में है, ये भी बताइएगा। ओके, अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? बताइए, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो हमेशा याद रखें कि मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी के द्वारा, किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। कब? 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, और हड़प्पा की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। और और हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा की दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की दयाराम साहनी ने 1921 में। ओके, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज की। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात राष्ट्रीय ध्वज का क्या है? तो भैया ये अनुपात है 3:2। देखिए, लंबाई 3, चौड़ाई 2, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना? 3:2। अगला प्रश्न है कि किसके स्थान पर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? किसके स्थान पर
सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हमेशा याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो यह महात्मा गांधी के स्थान पर बनी थी। महात्मा गांधी के स्थान पर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। इसी के साथ साथ यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। ओके, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में 1925 को कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी। कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी। ओके, कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन में। बार बार बोलिएगा, बार बार, आपको तभी चीजें अच्छे से याद हो पाएंगी। प्रश्न है, संविधान विधेयक 2014 किससे संबंधित है? कौन सा? 122वां संशोधन, संविधान संशोधन विधेयक 122वां जो अधिनियम था, 122वां संशोधन जो था, यह किससे संबंधित है? 122वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? बताओ किससे संबंधित था? तो भैया जी 122वां संविधान संशोधन 2014 संबंधित था किससे? बहुत प्यारा प्रश्न है। तो वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था। किससे? वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित था 2014 का 122वां संविधान संशोधन। अब बात आती है शिक्षा के अधिकार की। तो मेरे भैया शिक्षा का अधिकार कब? शिक्षा का अधिकार 2010 में हुआ था। शिक्षा का अधिकार संशोधन कब हुआ था? ये कानून कब बना था? 2010 में। और खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून कब बना? तो यह 2013 में बना। ओके, खाद्य सुरक्षा अधिकार कानून 2013 में, शिक्षा का अधिकार 2010 में। प्रश्न है कि कोंकण तट पर स्थित शिपयार्ड का नाम क्या है? कोंकण तट पर स्थित शिपयार्ड का नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोंकण तट पर स्थित शिपयार्ड का नाम है मझगांव। क्या है? मझगांव। कोंकण तट पर स्थित शिपयार्ड का नाम है मझगांव। अगला प्रश्न है, स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण का दूसरा नाम क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, स्वर्ण का दूसरा नाम है मेरे बंधु क्या? सोन नदी। ओके, सोन नदी को क्या है? स्वर्ण नदी। सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। ओके, और ये कहाँ से निकलती है सोन नदी? सोन नदी जो है भैया मध्य प्रदेश की अमरकंटक से ही निकलती है। ओके, अमरकंटक से ही निकलती है। और सोन नदी किस में जाकर मिल जाती है? तो गंगा में ये मिल जाती है। ओके, गंगा की सहायक है सोन नदी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने केंद्रीय जेल मौजूद है? बताएं कितने केंद्रीय जेल हैं? तो इसका सही जवाब है कि भैया जी अभी वर्तमान में 11 केंद्रीय जेल हैं। प्रश्न है, पथलेश्वरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? क्या है? पथलेश्वरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो पथलेश्वरा मंदिर है मेरे बंधु, पथलेश्वरा मंदिर कहाँ पर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो इसका सही जवाब है कि पथलेश्वरा मंदिर हमारा कहाँ पर है? ये अमरकंटक में स्थित है पथलेश्वरा मंदिर। इज दैट क्लियर? अमरकंटक कहाँ पर है? अमरकंटक है भैया अनूपपुर में। कहाँ पर? अनूपपुर में। ओके, और अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में अगर मैं बात करूं अमरकंटक की, तो अमरकंटक में भैया नर्मदा कुंड भी है, माँ कबीर की बगिया भी है, नवग्रह मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है, आदिनाथ मंदिर भी है। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देख लो। एक तो पूछता है नर्मदा कुंड कहाँ? अमरकंटक। माँ कबीर की बगिया कहाँ? तो अमरकंटक मेरे बंधु। ये प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट है आपकी परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जी हाँ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा पूर्व प्रधानमंत्री, बहुत बढ़िया, किसने? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। क्या? जय जवान जय किसान का नारा दिया। लेकिन प्रश्न ये भी बन जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? बताओ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो भैया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा दिया था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। एक प्रश्न और बन जाता है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान और जय
विज्ञान नारा किसने दिया था? तो भैया ये कहा था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ओके, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था? इनमें से कौन सा नाटक है जो कालिदास के द्वारा लिखा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जय जवान जय किसान का नारा हमारे किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा हमारे सुभाष चंद्र बोस ने। कालिदास भैया ने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम। ओके, अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे कालिदास जी ने लिखा। रघुवंशम कालिदास जी ने लिखा। विक्रमोर्वशीयम इन्होंने ही लिखा। मेघदूतम इन्होंने ही लिखा। ओके, अब लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अंधेर नगरी नाटक कौन सा? अंधेर नगरी किसने लिखा? अंधेर नगरी नाटक, तो अंधेर नगरी नाटक लिखा हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है अंधेर नगरी नाटक लिख दिया। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जो है मुंबई और मंगलौर के बीच स्थित है कहाँ पर? बताइए, मुंबई और मंगलौर के बीच अरे भाई, अ, प्रश्न क्या, गलती से आंसर ही लिख दिया है कि कोंकण रेलवे जो है मुंबई और किसके? मंगलौर के बीच स्थित है, या खाली स्थान देना चाहिए था। ओके, कोंकण रेलवे कहाँ? मुंबई और मंगलौर के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, नदी तमसा जिसको ताउन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है? नदी तमसा जिसको ताउन भी बुलाया जाता है, यह कहाँ से उत्पन्न होती है? बताइए, नदी तमसा जिसको ताउन भी बुलाया जाता है कहाँ से उत्पन्न होती है? सतना। बहुत बढ़िया, तो बंधु इसका सही जवाब है नदी जिसे अ, नदी तमसा जिसे ताउन भी कहा जाता है, यह कैमूर पहाड़ी सतना से, कौन सी? कैमूर पहाड़ी सतना से जो है निकलती है। कैमूर पहाड़ी सतना से जो है ये निकलती है, और ये कहाँ पर जाकर मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। प्रश्न है, शब्द ग्रैंड स्लैम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ग्रैंड स्लैम किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि ग्रैंड स्लैम शब्द क्या है? ग्रैंड स्लैम शब्द जुड़ा हुआ है टेनिस से। ओके, ये एक टेनिस प्रतियोगिता होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा को किसने अभिकल्पित किया? मध्य प्रदेश विधानसभा को किसने अभिकल्पित किया? अभिकल्पित का अर्थ है इसका डिजाइन किसने दिया, या फिर इसके वास्तुकार कौन है? सीधे सीधे आप इतना समझिएगा, तो भैया जी मध्य प्रदेश विधानसभा के वास्तुकार हैं हमारे कौन? चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया वही है जो मध्य प्रदेश विधानसभा के भी वास्तुकार हैं, हमारे भारत भवन के भी वास्तुकार हैं। ओके, भारत भवन के भी वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। अगला प्रश्न है, कोशक महल कहाँ पर स्थित है? बताओ, कोशक महल कहाँ पर स्थित है? बताओ, कोशक महल कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा याद रखिएगा, कोशक महल, कोशक महल जो है भैया ये कहाँ पर है? ये चंदेरी में स्थित है। कहाँ पर है कोशक महल? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, चंदेरी में कोशक महल स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, देखिएगा, कोशक महल चंदेरी में स्थित है। ओके, और इस महल का निर्माण जो है मालवा शासक सुल्तान महमूद शाह खिलजी, सुल्तान महमूद शाह खिलजी के द्वारा करवाया गया था कोशक महल का निर्माण। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो भैया जी ये बेंगलुरु। कहाँ पर? ये बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? क्या है? छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है जंगली भैंसा। कौन है? जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का राज्य पशु है। बारहसिंगा हमारा मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। उत्तर प्रदेश का भी बारहसिंगा है। उत्तराखंड का कस्तूरी मृग है। बिहार का रीछ है। झारखंड का हाथी है। ओके, और राजस्थान का हमारे चिंकारा भाई साहब है।
कौन है? चिंकारा राजस्थान का, चिंकारा राजस्थान का। उत्तर प्रदेश और एमपी का क्या? दोनों का बारहसिंगा है। जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ का है। ओके, हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया तो उसको क्या दे दिया? हमने जंगली भैंसा दे दिया। ले संभाल, तो इसको राज्य पशु बना जंगली भैंसे को। हम जंगली भैंसे को नहीं बनाएंगे। उत्तराखंड, भैया उत्तराखंड भगवान मिलेंगे उत्तराखंड में, केदारनाथ, ओके, बद्रीनाथ। तो भैया क्या है? उत्तराखंड में कस्तूरी मृग है। ओके, उत्तराखंड में क्या है? कस्तूरी मृग है। ओके, बिहार में रीछ है, झारखंड में हाथी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इन देशों में से कौन सा भारत की सीमा नहीं है? इन देशों में से कौन सा भारत की सीमा नहीं है? तो भैया बिहार के रीछ, बिहार के रीछ। ओके, राजस्थान के चिंकारा भाई साहब। ओके, राजस्थान के चिंकारा भाई साहब, बिहार के रीछ, झारखंड में हाथी। हाथी, झारखंड में क्या है भैया? खदानें ज्यादा है झारखंड में, तो हाथी काम आएगा वहां पर खदानों में सामान ढोने के लिए। ओके, ओके, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में योगी जी है, यहाँ पे जो है शिवराज है, तो दोनों एक जैसे हैं, भाई भाई हैं, तो दोनों ने बारहसिंगा को बना लिया भैया राजकीय पशु। छत्तीसगढ़ को जंगली भैंसा देके पागल बना दिया। उत्तराखंड में भगवान से जुड़ा हुआ है, तो कस्तूरी मृग हमने वहां पर रखा। और भारत की सीमा नहीं है बंधु, कौन सा? तो इनमें भारत की सीमा नहीं है। कौन? थाईलैंड। कौन? थाईलैंड भारत की सीमा नहीं। पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर चीन हो, ये तो भैया हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अब देखिए, भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है, सबसे कम सीमा किसको? अफगानिस्तान को स्पर्श करती है, या अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा बनती है देशों के मामले में अगर देखा जाए। ओके, देशों के मामले में अगर देखा जाए। अगला प्रश्न, अगर देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से कौन सा है जिसे बनाया गया है? तो भैया कलपक्कम। कौन सा? कौन सा? कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि वेंकट रमन रामकृष्णन ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? बताएं। वेंकट रमन रामकृष्णन ने कौन से क्षेत्र में अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका सही जवाब है कि इन्होंने रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था, वेंकट रमन रामकृष्णन को। ओके, और कब? वर्ष 2009 में। कब? वर्ष 2009 में। अगला प्रश्न है, वह काल जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। वह काल जिसे हिंदू धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है, यह किसके शासन के अधीन था? तो हमेशा याद रखिएगा, हिंदू धर्म का स्वर्ण युग जो काल कहा जाता था, जो काल कहा जाता था, उस गुप्त वंश की स्थापना, उस गुप्त वंश की स्थापना किसने भैया? श्री गुप्त ने की। किसने? उस गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की। अगला प्रश्न है कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि मिल्कमैन ऑफ इंडिया, क्या मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से? बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भाई किसको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर वर्गीज कुरियन, किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या फिर आपका है मिल्कमैन ऑफ इंडिया, या फिर भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। और पूरे विश्व में दूध के उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 पोजीशन पर है। अगला प्रश्न है कि लगभग 90% भारत का व्यापार मात्रा द्वारा और 70% मूल्य द्वारा ले जाया जाता है। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है कि समुद्री परिवहन द्वारा ले जाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला कौन थी? भारत कोकिला किसे कहा जाता था? बताएं, भारत कोकिला किसे कहा जाता था? तो भैया जी, भारत की पहली महिला राज्यपाल, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी, भारत की जो पहली महिला राज्यपाल रही सरोजनी नायडू, इन्हीं को जो है भारत कोकिला के उपनाम से
जाना जाता है। ओके, सरोजिनी नायडू को ये क्या है, भारत कोकिला उपनाम से जाना जाता। प्रश्न है, इनमें से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन कौन सा है? इनमें से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। इनमें से एक प्रतिवर्ती परिवर्तन है, बिल्कुल बहुत बड़े, जल का बर्फ बनना। ओके, और फिर से जो है क्या है, बर्फ का पानी में परिवर्तित होना, ये क्या है, प्रतिवर्ती परिवर्तन है। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दूध का फटना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। और भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। तो वहीं पर अन्य चिन्हों की बात करें, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है। राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है। और राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम है। राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखा गया? सत्य हरिश्चंद्र किसके द्वारा लिखा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि सत्य हरिश्चंद्र लिखा गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, किसके द्वारा? तो भैया यह भारतेंदु के द्वारा लिखा गया। ओके, सत्य हरिश्चंद्र किसके द्वारा? भारतेंदु के द्वारा लिखा गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिए कुछ रचनाएं और भी देख लेते हैं। जैसे भारतेंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र लिखा। अब कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए वो सुनिएगा। प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है, कालिदास की कौन कौन सी रचना है? रघुवंशम, कुमार संभवम। ओके, आगे वेदव्यास ने महाभारत, ये भी प्रश्न पूछ लिया। बाणभट्ट ने कादम्बरी, हर्ष चरित, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया व्यापम में। और चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये प्रश्न भी पूछ लिया गया। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, ये प्रश्न भी पूछ लिया है। तो जिन जिन पर मैंने टिक किया है, ये प्रश्न जो है पूछ लिए गए हैं। ओके, व्यापम के पुलिस में, केवल पुलिस में ही पूछ लिए गए हैं, अन्य की तो बात ही छोड़ो, तो पूरे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं व्यापम के द्वारा। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो हमेशा याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी जो है ये भैया कहाँ पर है? ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकादमी भोपाल में स्थित है। और महिला हॉकी अकादमी कहाँ पर? ग्वालियर में स्थित है। और बैडमिंटन एसोसिएशन जबलपुर में है। टेबल टेनिस एसोसिएशन कहाँ पर है? जबलपुर में है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल जो है लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? कौन से राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। ऐसे राज्यपाल जो कि लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं वे हैं बलराम जाखड़। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, बताइएगा। और भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची है, ये भी आप आंसर कमेंट करें। जी हाँ, भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, ये भी आप कमेंट करें। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। और 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में कहा गया है। और कहा गया कि कुल 22 भाषाएं होनी चाहिए। 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है संविधान में। और संविधान की जो प्रस्तावना है ना, संविधान की प्रस्तावना को भैया जी संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को क्या है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? जहांगीर का जन्मजात नाम क्या था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जहांगीर का जो जन्मजात नाम है, जहांगीर का जो जन्मजात नाम है मेरे बंधु, वो क्या था, बताइएगा। जहांगीर का जन्मजात नाम मेरे बंधु सलीम था। क्या था? जहांगीर का जन्मजात नाम सलीम था। ओके, और जहांगीर किसका? ये अकबर का उत्तराधिकारी भैया जहांगीर था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन? जहांगीर था। अगला प्रश्न है, प्रथम तीर्थंकर जैन गुरु कौन थे?
पहले तीर्थंकर जैन गुरु कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, पहले तीर्थंकर जैन गुरु। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही, बहुत शानदार। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रथम प्रथम तीर्थंकर जैन गुरु, बिल्कुल बहुत सही। बिल्कुल, अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं, चलिएगा, बहुत बढ़िया। तो बंधु, प्रथम तीर्थंकर जैन गुरु की बात अगर की जाए तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। ओके, अगला प्रश्न है, और अंतिम तीर्थंकर कौन? महावीर स्वामी। ओके, महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर। अब बात करें जैन धर्म के त्रिरत्नों के बारे में, तो जैन धर्म के त्रिरत्न निम्न है। पहला सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, कौन है जो कि प्रसिद्ध वादक सरोद बजाते हैं? कौन से प्रसिद्ध वादक हैं जो कि सरोद बजाते हैं? तो इसका सही जवाब है, प्रसिद्ध सरोद वादक है मेरे बंधु, कौन? अमजद अली खां। ओके, अमजद अली खां जो है प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। ओके, अमजद अली खां प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। और पंडित रविशंकर क्या है? ये सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर क्या है? सितार बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय, चलिए करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो भैया जी, इसका सही जवाब होगा कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। क्या? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। और इसके अलावा महात्मा गांधी के जो अन्य किताब हैं वे और देख लीजिएगा। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ ये तो उनकी आत्मकथा हो गई, लेकिन यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन और हिंद स्वराज, ये 4 महात्मा गांधी जी की अन्य किताबें हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, वनों का प्रबंधन या वनों का मैनेजमेंट कहाँ बैठकर होगा? तो वनों का प्रबंधन या वनों का मैनेजमेंट जो है ये भोपाल में बैठकर होगा। ओके, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ होगा? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान हो जाएगा आपका भोपाल में। अगला प्रश्न है, इसके अलावा अन्य प्रश्न, वन अनुसंधान संस्थान, वनों का अनुसंधान, अनुसंधान यानी रिसर्च, तो वनों का अनुसंधान या वनों की रिसर्च करने का संस्थान कहाँ होगा? जबलपुर में। और वनों का मैनेजमेंट या प्रबंधन करने का संस्थान कहाँ होगा? भोपाल में। और आपदा का संस्थान कहाँ पर होगा? अगर कोई भी आपदा आती है तो उनका प्रबंधन, तो आपदा का प्रबंधन भी भाई भोपाल में बैठकर ही किया जाएगा। ओके, जल और भूमि का प्रबंधन भी कहाँ पर? भोपाल में बैठकर ही किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, एक प्रबंधन वाली बात जब आती है, चाहे तो वो वनों का प्रबंधन हो, चाहे जल और भूमि का प्रबंधन हो, चाहे आपदा का प्रबंधन हो, इनका सभी का प्रबंध करने का जो संस्थान है वो कहाँ? आपको भोपाल में ही मिलेगा। ओके, और अनुसंधान रिसर्च कहाँ? जबलपुर में। फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर? वन्य जीवों का फॉरेंसिक और स्वास्थ्य केंद्र, ये भी भैया कहाँ पर? ये भी जबलपुर में। अगला प्रश्न है, तो तुरंत याद हो गए पूरे, कभी मत भूलना। अगला प्रश्न है, विप्रो के संस्थापक कौन है? सॉरी, बताइएगा, विप्रो के संस्थापक कौन है? बहुत ही प्यारा प्रश्न तैयार हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि विप्रो के संस्थापक की अगर बात आ जाए तो फटाक से कह देना, विप्रो के संस्थापक भैया अजीम प्रेम जी हैं। ओके, जैसे कि तेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? विकास हैं। ओके, आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? बताएं, कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये तैयार हो जाता है, जल्दी से बताएं, कौन सा है जो लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका सही जवाब है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है बंधु, कौन सा? बिहार और ओडिशा। कौन? बिहार और ओडिशा। अगला प्रश्न है, इन नदियों में से कौन सी है जो तिब्बत की ओर जाती है और तशंगपो के रूप में जानी जाती है और दिहंग के नाम पर भारत को पार करती है? जो अपने नाम ही बदलती रहती है हर एरिया में, उस नदी का नाम बताइएगा। सांगपो, दिहांग, बताइएगा। तो बंधु इसका सही जवाब है, इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है जो तिब्बत में मानसरोवर झील के नजदीक से निकलती है।
ओके। और तिब्बत में तो इसको सांगपो कहते हैं, असम में दिहांग कहते हैं। ओके, तिब्बत में सांगपो, असम में दिहांग कहते हैं। अगला प्रश्न है, अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक में जो है महमूद गजनी की विजयों का वर्णन किया है? महमूद गजनी की विजयों का वर्णन अल बरूनी ने कौन सी पुस्तक में किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है, बहुत बढ़िया, किताब उल हिंद। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है, किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल कार्यालय से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्यपाल कार्यालय से संबंधित? अरे भैया, आपके पॉलिटी के, आपके संविधान के प्रश्न है, तो संविधान तो हमने शाम को पूरा करा दिया है, 1-2 क्लास और रही है। पूरा संविधान मैंने शाम 4 बजे आपको खत्म करा दिया है, और पूरी क्लास अभी भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पूरा संविधान खत्म है, उससे बाहर संविधान का एक प्रश्न नहीं जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, राज्यपाल कार्यालय से संबंधित जो अनुच्छेद है वह है आर्टिकल 153 से 162। 153 से 162 किससे है? राज्यपाल से संबंधित है ये पूरे आर्टिकल। अगला प्रश्न है, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताओ, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि बाबर का जो मकबरा है ना, कहाँ पर है बंधु? ये काबुल में। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा धातु है जो कि थर्मामीटर में भैया प्रयोग किया जाता है? कौन सा धातु है जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार मेरे बंधु। बहुत बढ़िया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ऐसा धातु जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? इसका सही जवाब है मेरे बंधु क्या? ऐसा धातु जो थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है कौन सा है? पारा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा याद रखिएगा। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री की बात अगर की जाए तो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री हैं मेरे बंधु कौन? चंद्रशेखर राव। ओके, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य है जो कि उमरिया में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य है जो कि उमरिया में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखना, उमरिया में स्थित है हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है भैया उमरिया जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो हमेशा याद रखना, मणिपुर की राजधानी है भैया इम्फाल। क्या है? इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की है दिसपुर, मिजोरम की है आगरा, मेघालय की शिलांग, मणिपुर की है इम्फाल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऐसी नदियां जो गोदावरी नदी तंत्र में प्रचुर मात्रा में जल लाती हैं, ऐसी नदियां जो गोदावरी नदी तंत्र में प्रचुर मात्रा में क्या है? जल लेकर आती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, ऐसी नदियां जो गोदावरी नदी तंत्र में, जो गोदावरी नदी तंत्र में प्रचुर मात्रा में जल लेकर आती हैं, वे नदियां हैं कौन कौन सी? वैन गंगा, वर्धा। ओके, वैन गंगा, वर्धा और पैन गंगा। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? ग्वालियर में माधव संगीत विद्यालय की स्थापना किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, माधव संगीत विद्यालय की स्थापना, माधव संगीत विद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की भाई किसने? पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने। ओके, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने स्थापना की माधव संगीत विद्यालय की। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? भारत के अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे बंधु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि भारत के अंतिम मुगल सम्राट, भारत के अंतिम मुगल सम्राट मेरे बंधु कौन? बहुत बढ़िया, तो भारत के अंतिम मुगल सम्राट की अगर बात करें तो बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे।
ओके, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे। और मुगल वंश का संस्थापक कौन? मुगल वंश का संस्थापक भैया बाबर था। ओके, मुगल वंश का संस्थापक कौन? मुगल वंश का संस्थापक भैया बाबर था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि मध्य प्रदेश ने कौन से वर्ष में जो है नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की? नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी मध्य प्रदेश ने कौन से वर्ष में की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश ने नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की थी वर्ष 2013 में। कब? वर्ष 2013 में नेशनल फुटबॉल लीग की मेजबानी की मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौवहन निगम को अगस्त 2009 में भारत सरकार द्वारा दर्जा प्रदान किया गया था किसका? महारत्न का, नवरत्न का, मिनी रत्न प्रथम या मिनी रत्न द्वितीय? तो भैया भारतीय नौवहन निगम, भारतीय नौवहन निगम को अगस्त 2009 में भारत सरकार के द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1985 में गंगा एक्शन योजना का प्रमोचन किस उद्देश्य से हुआ था? तो भैया गंगा एक्शन योजना कब हुआ इसका प्रमोचन? तो इसका प्रमोचन 1985 में हुआ, गंगा एक्शन योजना का प्रमोचन। और गंगा एक्शन योजना का जो उद्देश्य था वह था कि गंगा नदी के प्रदूषण को कम किया जा सके। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना ही गंगा एक्शन योजना का प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा कब पारित हुआ था? बताइए। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारतीय संसद के द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया। कब? वर्ष 2005 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश कौन सी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश कौन सी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है मेरे बंधु? तो हमेशा याद रखना कि आंध्र प्रदेश जो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए हमारा आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत है जो कि तह पर्वत के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन सा पर्वत है जो तह पर्वत के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि तह पर्वत के नाम से, क्या कि मेरे बंधु तह पर्वत के नाम से जाना जाता है किसको? तो इसका सही जवाब है कि तह पर्वत के नाम से, बिल्कुल बहुत बढ़िया, हिमालय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? जहांगीर महल कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाता है मेरे बंधु, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो जहांगीर महल है ना, जहांगीर महल ये कहाँ पर है? ये ओरछा में स्थित है। जहांगीर महल कहाँ पर? ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। किसने बनवाया? तो वीर सिंह बुंदेला ने। किसने? वीर सिंह बुंदेला ने जो है जहांगीर महल बनवाया। ओके, वीर सिंह बुंदेला ने। ओके, और यहाँ पर क्या है? चतुर्भुज मंदिर भी है ओरछा में, राम मंदिर भी है, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, शहीद स्मारक भी है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज किसने की थी? भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो हमेशा याद रखिएगा, भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज, भीमबेटका की पूर्व ऐतिहासिक गुफाओं की खोज की वी.एस. वाकड़कर ने। किसने? वी.एस. वाकड़कर ने जो है भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये रायसेन में है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक और राष्ट्रीय सद्भावना योजना को विलय कर क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक और राष्ट्रीय सद्भावना योजना को विलय करके क्या बना दिया गया? इसका सही जवाब है जैसे राष्ट्रीय कोर युवा योजना बना दिया गया। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब। इनमें से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? बताओ। हाँ, सब्जी ले लो बिल्कुल। तो भाई एक नगदी फसल इनमें से कौन सी नहीं है? तो गेहूं भैया एक नगदी फसल नहीं है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो कि सागर संभाग का हिस्सा नहीं है? तो भैया सागर संभाग का, क्या सागर संभाग का हिस्सा नहीं है सतना। सतना जो है सागर संभाग में नहीं आता। सतना किधर, रीवा में आता है। कहाँ, रीवा में आता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि भारत के पहले गवर्नर जनरल, बिल्कुल, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा विक्टोरिया टर्मिनल जो है मुंबई में स्थित है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर? ये भी कोलकाता में स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल। और विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ पर? तो ये मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली परमाणु युक्ति को क्या नाम दिया गया? तो भारत की जो पहली परमाणु युक्ति थी उसे नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। क्या है? स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था भारत की पहली परमाणु युक्ति को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बाघ प्रिंट शिल्प के लिए जाने जाते हैं? बाघ प्रिंट शिल्प के लिए कौन जाने जाते हैं? तो भैया बाघ प्रिंट शिल्प के लिए जाने जाते हैं मोहम्मद यूसुफ खत्री। कौन? मोहम्मद यूसुफ खत्री जो है बाघ प्रिंट शिल्प के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न है कि कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह मध्य प्रदेश के कहाँ पर? अरे भैया श्योपुर में स्थित है। और यहाँ पर क्या है, इस अभ्यारण्य में गुजरात से एशियाई सिंह लाने की प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न है, अग्नेशु गोंकन से बोझ सिंह को मुख्य रूप से किस नाम में जाना जाता है? इनका मुख्य नाम मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? अग्नेशु गोंका से बोझ सिंह को मुख्य रूप से किस रूप में जाना जाता है? बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब है बंधु कि इन्हें जाना जाता है किस नाम से? मदर टेरेसा के नाम से। ओके, तो मदर टेरेसा का नाम क्या था? अग्नेशु गोंका से बोझ सिंह। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट में उच्चतम बिंदु कौन सा है? जी हाँ, पूर्वी घाट में उच्चतम बिंदु कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि पूर्वी घाट में जो उच्चतम बिंदु है वह है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में उच्चतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो हमेशा याद रखिएगा मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र या गिरिव्रज थी। क्या थी? पाटलिपुत्र या गिरिव्रज थी मगध साम्राज्य की राजधानी। अगला प्रश्न है, एशिया का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है? हमेशा याद रखिएगा एशिया का डेट्रॉइट जो है चेन्नई को कहा जाता है। किसको? चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट कहा जाता है। ये कहाँ पर है भैया? चेन्नई तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके पास द्विसदनीय विधायिका नहीं है? किसके पास द्विसदनीय विधायिका नहीं है? तो भैया द्विसदनीय विधायिका नहीं है किसके पास? राजस्थान राज्य में जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है। कहाँ पर? राजस्थान राज्य के पास जो है द्विसदनीय विधायिका नहीं है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। सभी लोग भैया क्लास को लाइक कर दो, सभी लोग। ओके, और मिलते हैं दोपहर 12 बजे साइंस की क्लास में। ओके, साइंस की महा क्लास में। और इस क्लास के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में क्या है, ये टेस्ट आएगा, तो उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा सभी लोग। चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।